स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है। तो नॉर्मली यहाँ पर जो है आपको टोटल 8 जो है प्रोसेस यानी 8 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। देखिए स्टाफिंग का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है क्रिएट कर लिया। अब आपको पहले क्या करना है, एस्टिमेट करना है कि आपको कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसको पहले एस्टिमेट करिए। नो हाउ मेनी पर्संस वी नीड बट आल्सो ऑफ व्हाट टाइप, यानी कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और किस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी वो यूजी होंगे या फिर पीजी होंगे या फिर डॉक्टरेट लेवल के होंगे, उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, फ्रेशर भी चलेगा या फिर 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी एज क्या होनी चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए, फिजिकल कैपेबिलिटी, बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जो कि जिसके लिए फिजिकली फिट होना जरूरी होता है, और वहीं पर कुछ ऐसे जॉब होते हैं जो कि अगर फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया को देखते हुए आपको जो यहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना होगा। क्लियर। आप देखते होंगे जब भी कोई जॉब नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर पूरी डिटेल दी जाती है कि किस एरिया में कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, किस जेंडर्स के कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, किस यूजी क्वालिफिकेशन की, पीजी क्वालिफिकेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से वहाँ पर आपको जो है वैकेंसीज को कैटेगराइज किया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप रिक्रूटमेंट, यानी कि जब आपने अंदाजा लगा लिया कि हाँ आपको 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट करते हो, भर्ती। रिक्रूटमेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि आप जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगी, वो अब जो है लोगों को, पब्लिक को बताएगी कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैकेंसीज हैं, किस क्वालिफिकेशन की लोगों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एडवर्टीजमेंट करती हैं। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी होती है वहाँ पर एडवर्टीजमेंट रहता है, और उस एडवर्टीजमेंट को फैक्ट्री गेट पे या फिर मीडिया में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश किया जाता है, जिसको देखकर लोग जो है अप्लाई करते हैं। क्लियर। तो अप्लाई करने तक का प्रोसीजर रिक्रूटमेंट में आता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो है आप जो पब्लिक है, जो एलिजिबल पब्लिक है, उनको स्टिमुलेट करते हो कि वो आपके यहां पर जो जॉब्स है उसके लिए अप्लाई करें। तो उसके लिए आप क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट देते हो, यानी कि डेवलपिंग द सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट। आप यहां पर एडवर्टीजमेंट दोगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूजी कैंडिडेट्स या फिर पीजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की, 100 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आप एडवर्टीजमेंट देते हो, वहां पर पूरी डिटेल लिखते हो कि कितनी सैलरी होगी, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कब तक उनको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर होगा सिलेक्शन को, पूरी डिटेल आप वहां पर उस एडवर्टीजमेंट में देते हो, जिसको देखकर लोग स्टिमुलेट होते हैं और वो अप्लाई करते हैं। क्लियर। तो इट मे बी डिस्प्लेड ऑन द फैक्ट्री ऑफिस गेट और एल्स इट मे बी गॉट पब्लिश्ड इन द प्रिंट मीडिया और फ्लैश्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि जो आप एडवर्टीजमेंट है उस एडवर्टीजमेंट को अपने फैक्ट्री के गेट के बाहर लगा देते हैं। आप बहुत सारे, कभी कभी आप जब शॉप पे जाते होंगे देखते होंगे एक दुकान के बाहर चिपका होता है कि इतने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, इतने सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप जो है अलग अलग वेबसाइट से वहां पर जाके आप जो है नोटिफिकेशन देख सकते हो। जो कंपनी की खुद की वेबसाइट होती है उससे भी करियर ऑप्शन में जो वहाँ पर आप, वहाँ पर कितनी वैकेंसी वो आप देख सकते हो, या फिर आप जो न्यूज़पेपर्स आपके घर में आते होंगे या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होती है वहाँ पर जो है अलग अलग वैकेंसीज की वहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। फिर जब लोग अप्लाई कर देते हैं, यानी कि आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा और आपने अप्लाई कर दिया, अब अगला अगला प्रोसेस क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के बाद बहुत सारे लोग आ गए, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, पहले मैन पावर की रिक्वायरमेंट कितनी है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिखा दिया, एडवर्टीजमेंट जो है अलग अलग न्यूज़पेपर में छाप दिया, उसके बाद एडवर्टीजमेंट को देख के बहुत सारे पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास बहुत सारा डेटाबेस तैयार हो जाएगा, बहुत सारे एम्प्लॉय पब्लिक का डेटाबेस तैयार हो जाएगा, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हो सकते हैं उस जॉब के लिए, उनका डेटा तैयार हो जाएगा। अब आपको चाहिए 100 कैंडिडेट्स, लेकिन आपने जो है आपके पास एडवर्टीजमेंट को देख के 2000 एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर आ गए हैं। सपोज करते हैं कि 2000 एप्लीकेशन फॉर्म आ गए और उसमें से अब आपको चाहिए थे 100 ही, आपके यहाँ पर 100 ही वैकेंट पोजीशन है। तो अब आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे, यानी कि चयन करोगे। तो 2000 में से जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे आपके 100 जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उन 100 कैंडिडेट को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। तो सिलेक्शन मतलब प्रोसेस ऑफ चूजिंग अमॉन्ग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स डेवलप एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के समय, यानी कि एडवर्टीजमेंट दिखाने के समय, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट ने आपके यहाँ पर अप्लाई किया था उनमें से बेस्ट पीपल को जो है चूज करना ही सिलेक्शन कहलाता है। इट इंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट अमॉन्ग द अवेलेबल। तो जो अवेलेबल हैं, यानी 2000 अवेलेबल हैं, उनमें से जो बेस्ट इंप्लॉय है वो आपको जो मिल जाए उसी को हम सिलेक्शन स्टेज कहते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स रिटन एग्जाम, इंटरव्यूज, मेडिकल, फिजिकल टेस्ट एज रिक्वायर्ड। तो किस टाइप की जॉब है, किस टाइप की पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है वहां पर रिटन एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, और फिर जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसका वहां पर
पर सिलेक्शन किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पर सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होता है और सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन में 2 स्टेज होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। बहुत सारे डिफेंस वाले जो जॉब्स होते हैं आर्मी में या फिर पुलिस में, वहाँ पर मेडिकल, फिजिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें भी करवाई जाती हैं। तो जो सभी स्टेज को पार कर लेता है फिर वो फाइनली क्या होता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ पर उनको ऑफर लेटर मिल जाता है। जब ऑफर लेटर मिल जाता है तो अब अगला स्टेज क्या होगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन ने 100 बेस्ट एम्प्लॉय 2000 में से 100 बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, अब जो 100 बेस्ट एम्प्लॉय हैं उनको प्लेस करेगी, यानी कि उनको उनके जो जॉब है वहाँ पर प्लेस करेगी। सपोज करिए कि 100 में से 2 लोगों को जो है बिहार वाले ब्रांच में पोस्ट करना है, 2 लोगों को यूपी वाले ब्रांच में पोस्ट करना है, 3 लोगों को दिल्ली वाले ब्रांच में पोस्ट करना है। तो इस तरीके से क्या होता है कि पोस्टिंग होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब हो गया द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच द पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड। तो जिस पोजीशन के लिए जिस पर्सन को सिलेक्ट किया गया है उस पोजीशन पे उसको अपॉइंट कर देना, उस पोजीशन पे उसको भेज देना ही क्या कहलाता है, प्लेसमेंट कहलाता है। और वहीं पर ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन मतलब कि जब नया एम्प्लॉय आता है भाई, वो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार आया है, तो उसको सभी के बारे में इंट्रोड्यूस करिए, उसको उसके साथ कौन लोग काम करेंगे, उसका बॉस कौन होगा, कंपनी के रूल और पॉलिसीज के बारे में उसको इंट्रोड्यूस करिए। तो वही चीज ओरिएंटेशन कहलाता है। ओरिएंटेशन मींस इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू अदर एम्प्लॉयज एंड फैमिलियराइजिंग हिम विद द रूल एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या रूल्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं, एम्प्लॉय उसके साथ और कौन से एम्प्लॉय होंगे, कौन काम करेगा, कौन उसका बॉस होगा, किसको रिपोर्टिंग करनी है, उसके सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे, उसके सुपीरियर कौन होंगे, उन सब के बारे में जानकारी देना ही ओरिएंटेशन कहलाता है। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है पहले क्या करेगी, मैन पावर की रिक्वायरमेंट के एस्टिमेट करेगी, फिर रिक्रूटमेंट यानी एडवर्टीजमेंट देगी, फिर बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेगी, फिर उनको जो है उनके जॉब पोजीशन पे भेज देगी, उनको जो है कंपनी के बारे में ओरिएंटेशन यानी कि जानकारी दे देगी। द एम्प्लॉय इज गिवन अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में उनको ब्रीफ प्रेजेंटेशन दिया जाता है, उनको उनके सुपीरियर सबऑर्डिनेट कलीग्स के बारे में बताया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, और साथ ही साथ जो वर्क प्लेस होता है उसके बारे में भी जो है वहाँ पर उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि उनका वर्क प्लेस कहाँ होगा, ऑफिस कहाँ होगा, चेयर कहाँ होगी, वो सारी चीज़ें, ऑफिस टाइमिंग क्या होगी, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो उनको बताई जाती हैं। क्लियर। अब आपने जो है उनको प्लेस कर दिया, ओरिएंटेशन दे दिया, अब जो है वो एम्प्लॉय क्या करेगा, अपना काम करता रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यानी कि जब नया नया एम्प्लॉय आता है तो जरूरी नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से काम होता है, जिस तरीके से मशीन को ऑपरेट करना है, उसके बारे में एम्प्लॉय को पता हो। तो वहाँ पर क्या करते हैं, आप पहले उसको ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही ज्वाइनिंग होती है तो पहले 6 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। तो वही चीज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या होता है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग क्या हो गए, आर एजुकेशनल एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट आर डिजाइन टू इंप्रूव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। तो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के जॉब परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए वहाँ पर क्या होता है कि कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज की जाती है, उसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे सेमिनार हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, वेस्टिवल ट्रेनिंग हो गया, सिमुलेशन ट्रेनिंग हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर और आपको जो है इन डिटेल वहाँ पर पता चलेगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वहाँ पर की जाती है आफ्टर द प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। यहाँ पर मतलब क्या हो गया कि एडवांसिंग अ वर्कर्स नॉलेज एंड स्किल सेट्स एंड इंस्टिलिंग ग्रेटर मोटिवेशन टू एनहेंस जॉब परफॉर्मेंस। कि एम्प्लॉय जिसको आपने ज्वाइन कराया है वो अच्छा परफॉर्म करे, उसके लिए आप जो है उसको ट्रेनिंग देते हो, जिससे कि उसकी नॉलेज इंप्रूव हो, उसकी स्किल सेट्स इंप्रूव हो, जिससे कि वो अपने जॉब को, अपने टास्क को और अच्छे से परफॉर्म कर सके। क्लियर। जब आपने उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर दिया, यानी कि आपने जो है मैन पावर की रिक्वायरमेंट देख ली, एस्टिमेट कर ली, रिक्रूटमेंट यानी एडवर्टीजमेंट दिखा दिया, आपने जो है सिलेक्शन कर लिया अच्छे एम्प्लॉय का, उसके बाद फिर आपने उसको प्लेस कर दिया, उसको ओरिएंटेशन कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको जो है वर्क प्लेस से इंट्रोड्यूस कर दिया, सबऑर्डिनेट सुपीरियर से इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद फिर आपने उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दी। अब वो उसको काम करते करते कुछ साल बीत जाते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। यानी कि अब आप क्या करते हो कि जब वो एम्प्लॉय कई साल तक काम कर लेता है, 3-4 साल तक काम कर लेता है, फिर वहां पर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। यानी कि एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट एंड और पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरप्राइज है, वो कुछ स्टैंडर्ड प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर लेती है, पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड बना लेती है। फिर उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय की करंट और पास्ट परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करती है। अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो वहाँ पर जो है उसको फाइनेंशियल बेनिफिट या फिर प्रमोशन दिया जाता है। अगर जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो वहाँ पर फिर उसको जो है डिमोशन कर दिया जाता है, या फिर उसको जो है ट्रेनिंग जो है फर्दर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्रोसीजर वहाँ पर फॉलो करना होता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉयज करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस, इंक्लूड डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो यहाँ पर उसकी जॉब को स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है,
है, परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है और उसके बाद जो है वहाँ पर उसको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। तो डिफरेंट टेक्निक है परफॉर्मेंस अप्रेजल के जिस पे सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जैसे एमबीओ, एमबीई, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, 360 डिग्री अप्रेजल। तो डिफरेंट टेक्निक हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय की करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और उसको फीडबैक दिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है उसके बाद आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। आपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देख ली, आपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज कर लिया, अब जो है आपके पास फीडबैक आ गया है। अब आप जो है उस फीडबैक के बेसिस पे या तो उसको प्रमोट करोगे या फिर उसको जो है बताओगे कि तुम्हारा इंटरेस्ट इस एरिया में है, आपको इस एरिया में जो है फोकस करना चाहिए। तो प्रमोशन रिफर्स टू बीइंग प्लेस्ड इन पोजीशन ऑफ इंक्रीज्ड रिस्पांसिबिलिटी मींस मोर पे, रिस्पांसिबिलिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। प्रमोशन का मतलब क्या हो गया कि अभी तक आप जो है जिस पोजीशन पे थे उससे ऊपर वाले पोजीशन पे अब आपको जो है भेज दिया जाएगा, जहां पर आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, ज्यादा रिस्पांसिबिलिटीज भी होंगी और ज्यादा आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। और ये प्रमोशन किस बेसिस पे होता है? आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे होता है। क्लियर? करियर प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि आपका प्रोफेशनल पाथ क्या होगा। वहां पर जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के जरिए जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको बताएगी कि आपका जो है प्रोफेशनल पाथ क्या होना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और आपके गोल के अकॉर्डिंग वो आपको बताएगी कि किस टाइप का प्रोफेशनल आपको चूज करना चाहिए। तो प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग यानी कि इन फ्यूचर आपको क्या करना चाहिए। और उसके बाद फिर जो लास्ट स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का, दैट इज कंपनसेशन। यानी कि आपने करियर प्लानिंग कर लिया, आपने प्रमोशन कर दिया, अब आपको जो है कंपनसेशन पे ध्यान देना है कि कितनी वेज एंड कितनी सैलरी एम्प्लॉयज को देनी है। एस्टेब्लिशिंग वेज एंड सैलरी प्लान्स फॉर देयर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को कितना सैलरी देना है, कितना वेज देना है, किस हिसाब से देना है, वो सारी चीजें यहाँ पर कंपनसेशन में आप जो है डिटरमाइन करते हैं। तो इट रिफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे और रिवॉर्ड गोइंग टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को किस टाइप का जो है पे जा रहा है, किस टाइप का रिवॉर्ड जा रहा है, वो सभी चीज कंपनसेशन में आता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट लाइक वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव्स, कमीशन और बोनस। और वहीं पर इनडायरेक्ट पेमेंट में भी हो सकता है लाइक एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस एंड वैकेशंस। यानी कि कंपनसेशन में आप कुछ अमाउंट जो है डायरेक्टली देते हो, जैसे कि सैलरी जो आती है आपके अकाउंट में सीधे, वो आपके पास मॉनेटरी बेनिफिट होता है, सीधे पैसा आपके अकाउंट में जाता है। वहीं पर कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं जो कि डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है लेकिन वो एम्प्लॉयर आपको देता है, जैसे इंश्योरेंस हो गया। तो जब कभी कोई इंश्योरेंस मतलब कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो एक्सीडेंट होगा तब वो आपको मिलता है। वहीं पर कंपनी ने आपको वैकेशन से भेज दिया तो कंपनी पूरा खर्चा उठाएगी, आपको पैसा नहीं देगी, आपको खाली घूमने जाना है। तो ये नॉन इनडायरेक्ट पेमेंट हो गया या फिर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो गया यहाँ पर। क्लियर? तो ये जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है कंपनसेशन। वहीं पे जो फाइनेंशियल पेमेंट है वो जो है दो टाइप के दिया जा सकता है, दो तरीके से दिया जा सकता है। एक है टाइम बेस्ड और दूसरा है परफॉर्मेंस बेस्ड। यानी कि टाइम बेस्ड का मतलब कि कितना समय आपने कंपनी में इंटरप्राइज में दिया है। एक दिन काम किया तो एक दिन के लिए मिलेगा, 7 दिन काम किया तो वीकली मिलेगा। वहीं पर मंथली भी दे सकते हैं जो कि नॉर्मली हर जगह होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि वहां पर हर महीने जो है आपको सैलरी मिलती है, तो वो टाइम बेस्ड होता है। वहीं पर परफॉर्मेंस बेस्ड दूसरा होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड में क्या होता है कि आपको एक काम दे दिया जाएगा, उस काम को आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको जो वहां पर तो आपको जो है पेमेंट कर दिया जाता है। या फिर सेल्स टारगेट, नॉर्मली आपने देखा होगा कि 100 यूनिट आप सेल करोगे तो आपको 10,000 रुपए मिलेगा। तो इस तरीके से होता है। जो कमीशन बेस होते हैं कि आपने एक प्लॉट सेल करवा दिया तो आपको 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए मिल जाएगा, तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। तो आप जो है कितने समय तक काम किया उसके हिसाब से पेमेंट कर सकते हो या फिर कितना काम किया, ठीक है, उसके हिसाब से जो है वहां पर पेमेंट आप कर सकते हो। तो ये होता है कॉम्पनसेशन। तो हम बात करें स्टाफिंग प्रोसेस की, तो टोटल आपने यहाँ पर टोटल 8 स्टेप्स देखे। पहला क्या था कि आपने सबसे पहले स्टाफिंग में क्या किया कि आपने पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया, उसके बाद आपने एडवर्टीजमेंट दिया यानी कि रिक्रूटमेंट किया, उसके बाद फिर आपने जो बेस्ट कैंडिडेट उनका सिलेक्शन किया, उसके बाद उनको प्लेस किया, उनको ओरिएंटेशन दिया, उनको कंपनी के बारे में बताया, उसके बाद उनको आपने जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की, जो भी फर्दर उनको जो है एडिशनल नॉलेज स्किल्स चाहिए थे वो आपने उनको प्रोवाइड किया। उसके बाद उनको कई साल काम करते हो जाते हैं, फिर आप उनके परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, इवैल्यूएट करते हो और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको करियर प्लानिंग करते हो, उनको जो है प्रमोशन देते हो और कंपनसेशन जो है वहां पर आप उनको प्रोवाइड करते हो, यानी कि वेज एंड सैलरी वहां पर उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है पूरा स्टाफिंग प्रोसेस होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।